दोस्तों सोचो एक ऐसा बैटल जो पूरे भारत का पावर बैलेंस बदल देता है, जहां एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की तीन बड़ी शक्तियां, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर। और जीत किसकी हुई? आइए जानते हैं। बैटल ऑफ बक्सर को लड़ा गया था 1764 में, और इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने और रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। मीर जाफर बंगाल का नवाब तो बन गया था, मगर वो अंग्रेजों की एक कठपुतली से ज्यादा नहीं था। उस वक्त मीर जाफर के पास ज्यादा पावर्स नहीं हुआ करती थी। मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी डिमांड्स पूरी करी, लेकिन उनकी डिमांड्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे मीर जाफर परेशान हो गया और उससे छुटकारा पाने के लिए उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लिया। उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर से बोला कि आप कैसे भी करके बंगाल आइए और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को कुछ भी करके खत्म करिए, क्योंकि वो सारा का सारा रेवेन्यू और कलेक्शंस अपने पास रख लेते थे। और यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगा कि चलो बंगाल में एक लीडिंग कमर्शियल कंपनी बनने का इससे अच्छा चांस उनको नहीं मिल सकता है। और इसमें मीर जाफर ने ऐसा सोचा था कि वो दोनों कंपनीज को आपस में लड़वा देगा, जिससे उसका काफ़ी फायदा होने वाला था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह देखा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सोल्जर्स को लेकर बंगाल में आ रही है, तो वो भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपने सोल्जर्स को चिंसुरा भेजा, जो कि एक बंगाल का हिस्सा था। और यहीं चिंसुरा में बैटल ऑफ चिंसुरा को लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर मीर जाफर से कहा कि हमने तुम्हें ही बंगाल का नवाब बनाया और तुमने हमारे ही अगेंस्ट ये प्लानिंग और प्लॉटिंग करी। और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव, जो एक बहुत बड़े मास्टरमाइंड थे और बैटल ऑफ प्लासी की जीत के पीछे जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, उन्होंने ये सोचा कि मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाए। और उन्होंने मीर कासिम को ये अपॉर्चुनिटी दी। मीर कासिम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शर्तें मान ली और उसे बंगाल का नया नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर्स की सारी डिमांड्स पूरी करी और उन्हें रेवेन्यू देता रहा, लेकिन उसने बाद में ये रियलाइज़ किया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का सारा खजाना लूट लेगी और बंगाल को खाली कर देगी, और जिसमें मीर कासिम को कुछ नहीं मिलेगा। इसी बीच ये पता चला कि रॉबर्ट क्लाइव वापस अपने देश इंग्लैंड चले गए हैं। उनका इंग्लैंड में बहुत भव्य स्वागत हुआ और ऑक्सफोर्ड ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री भी दी। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव ग्रेजुएट तक नहीं थे, लेकिन ये उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिल चुकी थी, वो भी ऑक्सफोर्ड से। अब वापस आते हैं बंगाल पे। मीर कासिम बंगाल में पूरी तरह से परेशान हो चुका था, इस वजह से क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ना कुछ नई डिमांड्स उसके सामने लाती रहती थी। ये सारी डिमांड्स को पूरा करना मीर कासिम के लिए एक हेडेक बन गया था। इस सिचुएशन में मीर कासिम ने कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए। उसने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर फोर्ट में शिफ्ट कर दिया। मुंगेर इस वक्त बिहार का हिस्सा है, लेकिन उस टाइम पे ये बंगाल का ही पार्ट था। कैपिटल को वहां शिफ्ट करने का मेजर रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स से कुछ दूरी बनाई जाए। अभी मुर्शिदाबाद से मुंगेर तक का डिस्टेंस लगभग 350 किलोमीटर का है, जो एक इनफ डिस्टेंस है जिसमें मीर कासिम अपना प्लॉटिंग कर सकता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और दूसरा काम जो इम्पोर्टेंट मीर कासिम ने यह किया कि बाहर की कंट्रीज ने उसने उनके आर्मी ऑफिसर्स और ट्रेनिंग ऑफिसर्स को बुलाया और उसने अपनी आर्मी को ट्रेन करवाया। यही नहीं, उसने गन फैक्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करवाई। ये सब करने के बाद मीर कासिम का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था। अब उसने ये सोचा कि वो ब्रिटिशर्स को लाइन पे ला सकता है। उसको ये पता था कि ब्रिटिशर्स टैक्स बिल्कुल भी नहीं देते हैं। हमने अपनी बैटल ऑफ प्लासी की वीडियो में ये देखा था कि फारूक सियार ने एक शाही फरमान जारी किया था, जिसमें उसने ब्रिटिशर्स को टैक्स की माफ़ी दे दी थी। यही एक कारण था कि सिराजुद्दौला भी बैटल ऑफ प्लासी में फंस गया और अंग्रेज़ों ने उसे चुप करा दिया। बेसिकली जो बंगाल के बिजनेसमैन और ट्रेडर्स थे, उनको लगभग 40% तक का ट्रेड और टैक्स देना पड़ता था। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से चाह कर भी वो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से compete नहीं कर सकते थे। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रात दिन तरक्की कर रही थी और वहीं हमारे लोकल ट्रेडर्स का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तो यहाँ पे मीर कासिम ने ये सोचा कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बिजनेस में नुकसान होने लगे तो वो अपने आप इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। और उसने बंगाल में सबके लिए टैक्स 0 कर दिया।
चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या वहाँ के लोकल ट्रेडर्स। इस वजह से कंपटीशन बिल्कुल इवन हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर कासिम का यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने ये सोचा कि इसको नवाब भी हमने ही बनाया है और ये हमारे ही अगेंस्ट ऐसे डिसीजन और फैसले ले रहा है। इसके बाद लड़ाई तो बनती ही थी और 3 छोटी मोटी बैटल्स हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में। मीर कासिम पिट पिटाकर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास पहुंचा। उसने शुजा-उद-दौला से हेल्प मांगी और शुजा-उद-दौला ने उस पर हामी भर दी और उसको हेल्प करने के लिए रेडी भी हो गया। और ये बात उड़ते उड़ते उस वक्त के मुगल एम्परर शाह आलम II के कानों में जा पहुंची कि नवाब ऑफ अवध और बंगाल के नवाब दोनों मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और मुगल एम्परर शाह आलम II ने ऐसा बोला कि वो भी इस चीज में इन दोनों का साथ देगा। मीर कासिम ने सोचा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है, अब हम तीनों की फौज मिलाकर 40,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स उनके पास हो जाएंगे। और ये 40,000 का नंबर ब्रिटिशर्स की फौज से लगभग 4 गुना ज़्यादा था। ये लोग 1764 में बक्सर, जो कि बिहार का एक पार्ट है, वहाँ पर पहुँचे और उस तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी फौज को लेकर वहाँ पर पहुँच गई। और क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड में थे जो छुट्टियां मना रहे थे, तो इस फौज का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो के पास लगभग 10,000 सोल्जर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। बैटल स्टार्ट होते ही शुजा-उद-दौला की कैवलरी ने अग्रेसिव अटैक किया, लेकिन कंपनी के डिसिप्लिन लाइन फायरिंग ने उन्हें रोक दिया। मीर कासिम की फोर्स उतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी और शाह आलम के कैंप में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। हेक्टर मुनरो ने अपनी आर्टिलरी और डिसिप्लिन फॉर्मेशन से पूरा गेम पलट दिया। तीनों रूलर्स की जॉइंट आर्मी भारी संख्या होने के बावजूद भी सिर्फ 10,000 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स से हार गई। बैटल ऑफ बक्सर लगभग 3 से 4 घंटे ही चली होगी, लेकिन उस बीच में मीर कासिम तो गायब ही हो गया था। वो इस बैटल को छोड़ के भाग गया था और हमारे मुगल एम्परर शाह आलम II ने सरेंडर कर दिया था और उनके साथ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने भी सरेंडर कर दिया था। और इसके साथ ही बैटल ऑफ बक्सर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से जीत लिया था। और फिर 1765 में ही रॉबर्ट क्लाइव की वापसी होती है इंग्लैंड से। उसने आते ही मुगल एम्परर शाह आलम II को ये ऑर्डर दिया कि आप अपने साथियों के साथ इलाहाबाद आइए। उस वक्त मीर कासिम तो था ही नहीं, इसलिए मुगल एम्परर शाह आलम II और शुजा-उद-दौला इलाहाबाद पहुंचे। रॉबर्ट क्लाइव का उनको यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि वहाँ पे वो उनसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को साइन करवाएगा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि शाह आलम II ने दीवानी राइट्स यानी बंगाल, ओडिशा और बिहार के जो रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। शुजा-उद-दौला को हैवी फाइन देना पड़ा और अवध में कंपनी का इंटरफेरेंस चालू हो गया। मुगल एम्परर को एक पेंशन देने का वादा किया गया, बट असली पावर अब कंपनी के हाथ में लग चुकी थी। ये दीवानी राइट्स मिलने के बाद कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से रूलर पावर बन गई थी। ब्रिटिशर्स को अब बंगाल का पैसा और रेवेन्यू डायरेक्ट मिलने लगा। इसी को हिस्टोरियंस कहते हैं प्लासी वॉज अ लकी बैटल बट बक्सर वॉज अ डिसाइसिव वन। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश सुप्रीमेसी नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश हो गई थी। मुगल एम्परर बस एक फिगर हेड बन के रह गए थे। अवध एक बफर स्टेट बन गया था, यानी कंपनी ने उसे अपने हिसाब से एलाई बनाकर दिल्ली और पंजाब तक के एक्सपेंशन का रास्ता खोल दिया था। बंगाल का सारा रेवेन्यू फ्लो अब ब्रिटिश के यूरोप बाउंड ट्रेड का फाइनेंस बन गया था। यही वो मूवमेंट था जहां कंपनी ने कॉलोनियल रूल का सॉलिड फाउंडेशन रख दिया था। तो दोस्तों, बैटल ऑफ बक्सर सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा माइलस्टोन था जहां ब्रिटिश ने राज की असली कहानी स्टार्ट होती है। प्लासी ने उन्हें दरवाज़ा दिखाया, लेकिन बक्सर ने उन्हें घर का मालिक बना दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी बैटल ऑफ बक्सर की। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।